नमस्कार, हेलो। कानून फटाफट में आपका स्वागत है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स के केस पे एक फैसला सुनाया। केस की कहानी क्या थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या किया वो मैं आपको समझा देता हूँ। केस का नाम है राकेश रमन वर्सेस कविता। जजमेंट आई है 26 अप्रैल 2023 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ये जजमेंट लिखी है। जो रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी डिवोर्स के केस के बारे में आया है वो ये केस नहीं है। वो वाली जजमेंट इससे 4 दिन बाद आई थी। ये जजमेंट आई है 26 अप्रैल 2023 को, वो जजमेंट आई 1 मई 2023 को। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या किया, कहानी मैं बाद में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 है जिसमें डिवोर्स के ग्राउंड दिए गए हैं कि किन वजहों से डिवोर्स ले सकते हैं, और उसमें क्रुएलिटी एक ग्राउंड है। क्रुएलिटी मतलब अत्याचार, जो कि डिफाइंड नहीं है उस एक्ट में। क्रुएलिटी होती क्या है? क्रुएलिटी के आधार पर डिवोर्स मिल सकता है जब एक पार्टी, एक इंसान प्रूव कर दे दूसरे के खिलाफ कि क्रुएलिटी हुई है। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ये ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का भारत में कानून में। इररिट्रीवेबल का मतलब क्या हुआ? जो रिट्रीव ना किया जा सके, मतलब जो ठीक ना किया जा सके। तो कोई शादी कोई इतनी डैमेज हो चुकी है जो इररिट्रीवेबल है, जो ठीक ना हो, तब डिवोर्स दिया जा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैरिज का बॉन्ड, मैरिटल बॉन्ड बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका है, उसको अगर कंटिन्यू किया जाए तो वो भी क्रुएलिटी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब उसको करेक्ट ना किया जा सके और उसको फिर भी उस शादी को कंटिन्यू किया जाए तो उसको क्रुएलिटी ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन की भी बात की। लॉ कमीशन की 71 और 217 ये 2 रिपोर्ट्स थी। इसमें बताया गया था कि कोई शादी अगर असलियत में तो बिल्कुल टूट चुकी हो तो उसको कानून में भी रिकॉग्निशन दे देना चाहिए उस टूटने का, मतलब डिवोर्स दे देना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने समझाया इस जजमेंट में। मैं फिर से बता देता हूँ कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अगर हो जाए, ऐसा दिख रहा हो, तो उसको अगर कंटिन्यू किया जाए वो भी एक तरह से क्रुएलिटी ही होगी। तो क्रुएलिटी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रुएलिटी ग्राउंड है डिवोर्स का, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मानना क्रुएलिटी का एक ग्राउंड, क्रुएलिटी का ही पार्ट समझा इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को। इस केस में 25 साल हो गए थे, हस्बैंड वाइफ साथ नहीं थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे और समझौते की कोशिशें फेल हो चुकी थी। ट्रायल कोर्ट ने भी कोशिशें की थी और 4 बार सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश की गई थी इनको समझौते से इनको सुलझाया जाए, जो कि सफल नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में इनको डिवोर्स दे दिया था। हस्बैंड की पिटीशन थी और हस्बैंड लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट थे, 1 लाख से ऊपर कमाते थे। तो वाइफ को 30 लाख रुपए मेंटेनेंस देने को, फुल फाइनल सेटलमेंट 30 लाख रुपए देने को कहा। कि इसकी कहानी क्या थी वो आप खुद समझ लीजिए कि क्या वो क्रुएलिटी थी कि नहीं, या वो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हुआ कि नहीं। वो मैं आपको बस आखिर में ये कहानी समझा देता हूँ इनकी क्या थी। अप्रैल 1994 में इनकी शादी हुई दिल्ली में। 1994 में वाइफ की शिकायतें थी कि घर जो है वो छोटा है, तो वाइफ अब्यूजिव और ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करती थी, गाली गलौज करती थी हस्बैंड के साथ। सितंबर 1994 में वाइफ ने अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी बिना हस्बैंड से को बताए। फिर सितंबर 1994 में ही, 1994 में ही वो घर छोड़ के चली गई। फिर मार्च 1995 में रिश्तेदारों और वेल विशर के समझाने बुझाने से वो वापस आ गए, रहने लगे साथ, मार्च 1994 में। फिर फरवरी 1998 में उन्होंने, वाइफ ने घर छोड़ दिया और पुलिस के सामने कंप्लेंट कर दी। ये फरवरी 1998 में हुआ। फिर मार्च 1998 में हस्बैंड के पास फिर से आने लगी, लेकिन इस शर्त पे कि अलग घर होगा, तो हस्बैंड उनके साथ अलग किराए के घर पे रहने लग गए। अगस्त 1998 में हस्बैंड की पिटाई की वाइफ और वाइफ के भाई ने मिलके। नवंबर 1998 में रात को एक पूरी रात हस्बैंड को अपने ही घर से बाहर गुजारनी पड़ी। उनको लॉक कर दिया गया था, मतलब बाहर लॉक कर दिया गया था एक तरह से, घर में, अपने ही घर में नहीं आ पाए। दिसंबर 1998 में उन्होंने अपना घर, वाइफ ने अपना घर फिर छोड़ दिया और एफआईआर लॉन्च की। 498 है और 406 की। ये क्रुएलिटी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, इसमें 3-3 साल की सज़ा होती है। इनकी एफआईआर दर्ज करवाई। तो हस्बैंड जब किसी और की शादी अटेंड कर रहे थे अपने भाई के साथ, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई। फिर उन्होंने ज़मानत पर रिहा हुए। वाइफ ने उनकी ज़मानत कैंसिल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी। वाइफ ने थोड़े टाइम के बाद एक और शिकायत की 323 और 324 आईपीसी के अंदर, ये सिंपल हर्ट के सेक्शंस होते हैं। फिर इसमें उनको डिस्चार्ज कर दिया गया हस्बैंड को।
वाइफ ने एक और कंप्लेंट की पुलिस में 107 150 CRPC के अंदर हस्बैंड की कंप्लेंट की। इन सब जितने भी कंप्लेंट्स थी इन सब में कोर्ट ने हस्बैंड को डिस्चार्ज किया, एक्विट कर दिया, मतलब इनको निर्दोष पाया गया। तो ये सब सारा कहानी थी इनकी, जो आप उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ये क्रुएलिटी थी कि नहीं थी, या फिर ये इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज था कि नहीं था। अब 2023 चल रहा है और 25 साल से ये साथ नहीं थे, इनका कोई बच्चा नहीं था। और मेंटेनेंस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को डिवोर्स के बाद 30 लाख रुपए का मेंटेनेंस देने को कहा, वाइफ को दिया जाए, हस्बैंड ने वाइफ को देना है। तो ये था इस जजमेंट में पूरा समझाया हुआ कानून। अब इन फैक्ट से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ये क्रुएलिटी थी कि नहीं, या फिर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हुआ था कि नहीं था। तो इस जजमेंट में हमने समझा कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को अगर कंटिन्यू किया जाए तो वो भी एक तरह से क्रुएलिटी को कंटिन्यू करना होगा, क्रुएलिटी ही होगी। नमस्कार, धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपके साथ एक और जजमेंट को समझेंगे। थैंक यू।